एवरीवन, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन पीवाईक्यूज का। दैट इज वी विल डू स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन इट। तो अभी प्रीवियसली हम लोगों ने स्टोइक्योमेट्री के प्रीवियस ईयर फिनिश किए थे एंड इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप ये सेशंस आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहे होंगे और आज का सेशन भी बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि पीवाईक्यूज तो हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारी प्रेपरेशन में। तो आप जब पीवाईक्यूज करोगे मेरे साथ तो आपको भी रियलाइज होगा कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है वहां से आप देखोगे कि कितने सिंपल क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं और हमारे नीट एग्जाम में बहुत ही सवाल जो होते हैं उनका लेवल एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए पीवाईक्यूज करना हमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो शुरू करते हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ। ओके, सो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम नीट 2024। अब आप ये क्वेश्चन देखना और आपको फील होगा कि यार ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें आता है। हो सकता है आपने इस तरह का क्वेश्चन जो हम लोग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं ये आपने बाकी चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, डी एंड एफ में भी पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं। तो जरा ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। हाँ जी, which of the following pairs of ions will have spin only magnetic moment values within the pair? सेम किसकी होगी भाई? सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक। तो सबसे पहली बात है, देखो बेटा ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज के हैं सारे, शक्ति, वीकरमन, फीको, निकोजन, ये इन सबके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। और मैंने शॉर्ट ट्रिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस कर रखी है, आई थिंक सो मैंने कोऑर्डिनेशन में भी बताई होगी। तो आप उससे क्या कर सकते हो ना कि बहुत इजीली इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। एक एक लिख के बता देती हूँ, जैसे आपका जिंक है या टाइटेनियम है तो आपके पास जैसे यहाँ पे टाइटेनियम 2+ है ना, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 22। तो आप क्या करोगे? 3D2 4s2। अच्छा, वेनेडियम, बाकी आपको पता है ना आगे नोबल गैस तक। वेनेडियम क्या होता है तुम्हारा? वेनेडियम क्या होता है? 23। तो आपको पता है 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये जो पिछला वाला नंबर है आगे तो 2 2 2 23 24 25 2 2 2 ही रहेगा, 3 4 5 6 चेंज हो रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? डी में जाएंगे। तो ये क्या है? 3D2 सॉरी 3D3 3D3 4s2। 4s में भरो 2, ऑब्वियसली 2 से ज्यादा आ नहीं सकते, और ये पीछे वाला नंबर भरो पीछे। जो कॉपर क्रोमियम एक्सेप्शन है भाई उसमें ध्यान रखेंगे, उसमें हमें पता है कि 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है क्योंकि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो देखो ए ऑप्शन में तुमको दे रखा है जिंक 2+ और टाइटेनियम 2+। तो जिंक तो भाई 3D10 होगा ना, क्या होता है 30, 4s2 3D10 एंड टाइटेनियम 2+, अभी अभी बताया तुम्हें 3D2। तो सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है n+2 अंडर रूट n+2। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है यहाँ पे? n हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो जिसमें n का वैल्यू सेम होगा भाई उनकी मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आएगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें सेम होंगे। तो बी देख लो, क्रोमियम 2+, आयरन 2+। क्रोमियम 2+ क्या होगा? 3D4। क्या होता है? 3D5 4s1। तो एक s से गया एक d से गया, क्या बचा? 3D4। आयरन क्या होता है? 26, 3D6 4s2। तो क्या बचेगा? 3D6। आप जरा देख लो 3D6, 4 अनपेयर्ड बच जाएंगे। जिसको कंफ्यूजन होता है वो पहले बेटा जब प्रैक्टिस करते हो बना के देख लिया करो। बना लिए डी, 1 2 3 4 5 6, खुद देख लो 4 अनपेयर्ड बच के, उसके पास भी 4 अनपेयर्ड। तो इसका मतलब इन दोनों का, बी वाले का तो हमारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट सेम निकलेगा। अब सी वाले को चेक कर लो, सी क्या है तुम्हारा? टाइटेनियम 3+, कॉपर 2+। टाइटेनियम अब क्या बचेगा? D1 3D1 और ये 3D9। तो 3D1 ड्रॉ करो, फिर 3D9 ड्रॉ करो। 9 में जो लास्ट वाला होगा वो अनपेयर्ड बच जाएगा। बाकी के जो पेयर हैं 4 पेयर बच जाएंगे, एक लास्ट में तुम्हारा क्या बच जाएगा? अनपेयर्ड। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अनपेयर्ड बच जाएगा एक।
तो इन दोनों के पास ही 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनका भी मैग्नेटिक मोमेंट सेम निकलेगा। इसका चेक कर सकते हो, वेनेडियम 2+ क्या होता है 23 D3, कॉपर तुमने अभी अभी देखा D9, तो सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बी एंड सी ओनली, फोर्थ ऑप्शन बी एंड सी में सेम मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स गिवन बिलो, इसको हमने क्या करना है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा एनर्जी का ऑर्डर हम कैसे लगाते हैं, n+l वैल्यू, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, E is directly proportional to n+l, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये होता है, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, फॉर हाइड्रोजन एटम E is directly proportional to n। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्या दे रखा है, यहाँ पर n is equal to 4, l is equal to 2, ml -2, s -½ अब देखो n+l वैल्यू चेक कर लो, सबसे पहले n कितना है 4, l कितना है 2, तो सबको पता है ना जब l का वैल्यू 0 होता है, l का वैल्यू जब हमारा 0 होता है तो s होता है 1 होता है, तो p सबशेल होता है 2, तो फिर d और 3 तो फिर f। तो इसका मतलब पहला वाला तुम्हारा हो गया 4d, फिर तुम्हारा आ गया 3d, फिर 4 है l1 है तो आ गया 4p, n3 है l1 है तो आ गया 3p। अब इन्हें जमाओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हाइड्रोजन नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे n+l ही मान के चल रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारा 4d है, 3d है, 4p है, 3p है, n+l इसके लिए होगा 4+2, देखो n4 है, d कितना, d के लिए l कितना 2, तो 4+2 6, इसके लिए n+l कितना होगा 3+2 5, इसके लिए 4+1 5, इसके लिए 3+1 4। अब जिसका n+l सेम आ गया उसमें देखो हायर वैल्यू ऑफ n किसका है, जिसका हायर वैल्यू ऑफ n होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो सबसे कम एनर्जी 3p की, फिर तुम्हारे पास है 3d की, फिर 4p की उससे ज्यादा, 4d की सबसे ज्यादा। 4d तुम्हारा है किस पे, फर्स्ट नंबर पे, 4p तुम्हारा थर्ड नंबर पे, 3d तुम्हारा सेकंड नंबर पे, फिर ये 1। तो ये ऑर्डर देख लो भाई, हाँ फर्स्ट की सबसे ज्यादा, फिर थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फोर्थ की, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन तो हर बार ही आ रहे हैं, 2023 में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2024 में भी, उससे पहले भी पूछे गए हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में भी गिवन है, तो तुम देख लो कि एग्जाम जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, डरने वाली बात नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ डिफरेंट हो जाएगा। अब अगला देखो 2023 में देख लो, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, इनकरेक्ट सेट बताना है भाई, इनकरेक्ट में सारे सेट ही चेक करने पड़ेंगे एक बारी। तो n4 है तो क्या l3 हो सकता है, देखो भाई n जो भी वैल्यू होती है l की वैल्यू इस पे डिपेंड करती है, l की वैल्यू 0 से n-1 तक हो सकती है, कहा 0 to n-1 तक होती है, तो l हमेशा n पे डिपेंड करता है। जब भी तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे हमेशा, चलो इसमें तो सब l सबसे छोटा है, कई बार वो n से बड़ा दे देता है l, तो सीधे दिख गया ना, चमक गया क्वेश्चन में हमको कि भाई l कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब गलत ही होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल l जो है वो n से सभी में छोटा दे रखा है, आप देख सकते हो। तो 0 से लेकर यार n-1 तक तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। m की वैल्यू तुम्हें पता है l पे डिपेंड करती है, m तुम्हारा क्या होता है -L2 + L तक, L पे डिपेंड करती है, m कितने होता है तुम्हारे, ml कितना होता है तुम्हारा 2l + 1, मतलब -L2 + L जब भी वैल्यूज लिखोगे कितनी निकल के आती है 2l + 1। अब तुम देखो L -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 है ना, आ तो रही है तुम्हारी, माइनस पूरी लिखी है -L से लेके +3 तक, कितनी आनी चाहिए 2l + 1 कर दो, 3 2 जा 6 6 + 7 7 आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी चेक कर सकते, 7 है ठीक है, n5 है, l2 है, m दे रखा है -2 -1 +1 +2, भाई 0 गायब कर दिया,
ml तुम्हारा -2 से +2 तक आना चाहिए, तो बीच में 0 भी तो आती है। टोटल कितनी वैल्यूज आ जाती है, जरा रखो वहां पे, पुट करो। 2 2 2 4 + 1 5 आनी चाहिए। 1 2 3 4, ये तो 4 ही है, होनी तो 5 चाहिए थी ना। तो इसका मतलब ये जो है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट ढूंढना था, तो बाकी सब सही होंगे। जैसे चेक करने सिखाए वैसे तुम एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, देख लो एक बार इस क्वेश्चन को। So all arguments are composed of two fundamental particles. क्या two fundamental particles के बने होते हैं भाई? नहीं, that's wrong. Three fundamental particles: electron, protons and neutrons. The mass of the electron is 9.10939 into 10 raised to the power -31 kgs. That is true. All the isotopes of a given element show same chemical properties. हाँ जी, chemical properties की same होती है। एटॉमिक नंबर हमारे आइसोटोप्स के सेम होते हैं, डिफर क्या होता है, मास नंबर। चलिए नेक्स्ट, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं, तो ये भी रॉन्ग। Dalton's atomic theory regarded the atom as an ultimate particle of matter। हाँ जी, ultimate particle of matter उसने एटम को ही बताया था Dalton's atomic theory में, तो ये भी सही है तुम्हारा। सो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही था, सी सही था और ई, तो बी सी ई ओनली, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 2023 में आया हुआ है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, द रिलेशन बिटवीन एनएम, एनएम क्या है यहाँ पर, द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। ठीक है जी, हाँ जी, इसकी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो हमें पता है कि एल वैल्यू, एम एल जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, और ये -L से लेके +L तक होता है, और ये कितनी वैल्यूज आती हैं तुम्हारी, एम एल इज इक्वल टू 2L+1। अब कुछ ऐसा गिवन है हमारे पास, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, मतलब इन्होंने कुछ रीअरेंज किया है ना, यही रिलेशन यही करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि कुछ इनको वैल्यूज को देख के तुम ये सोचने लग जाओ कि ये तो कुछ अलग ही मैथ्स आ गया, ऐसा तो हमने कुछ केमिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं है। जरा देखो क्या ये वैल्यू रीअरेंज होके, अब इन्होंने अच्छा ml नहीं लिखा है, इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया nm से, तो तुम nm लिखो, है ना, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, तो क्या हो गया 2L+1। अच्छा जी, अब अगर मैं इस 1 को इधर ले जाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है इन्होंने सिर्फ L का वैल्यू लास्ट वाले में निकाला है और फर्स्ट वाले में, nm तो ये इनकरेक्ट है, nm विल बी 2L+1, ये तो हो नहीं सकता। L निकाला है इन्होंने, जरा मैं L निकाल के देख लूं, यहाँ से 1 उधर चला गया तुम्हारा, तो क्या आ गया nm -1, ये 1 उधर जाके माइनस हो गया, और ये 2 था इसके साथ ऐसे 2 था, ये डिवाइड हो गया, है ना, तो ये रिलेशन आ गया हमारा। ये कौन सा, डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे भी थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं ना, इतना मैथ्स तो हम सब ने पढ़ा ही होता है बचपन में। चलो, अब आ गया तुम्हारा नेक्स्ट ऑप्शन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैच द फॉलोइंग है भाई, मैच द कॉलम है, तो पहले इधर ही मैच कर लो, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, 2p, 2p कहाँ है, थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हो गया, दिखता नहीं है ना, आई थिंक येलो कलर इस पे, इसमें मैं ब्लैक से ही बनाती हूँ, ये मैच हो गया। n is equal to 3, l is equal to 2, n is equal to 3, l is equal to 2, 3d, 3d भाई ये रहा तुम्हारा फोर्थ, n is equal to 3, l is equal to 0, 3s, n is equal to 3, l is equal to 0, ये भी सेम हो गया, बट ऑप्शन तो 2s बचा हुआ है। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमारा जो है वो प्रिंट गलत हो गया, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, तो फिर हमारा मैच हो जाएगा 2s। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो मैंने क्या किया, डी को बना दिया 2, एन कर दिया 2, तो ये 2s, तो डी तुम्हारा 1 के साथ मैच हो रहा है, डी 1 के साथ, सी तुम्हारा किसके साथ मैच हो रहा है, सी हो रहा है सेकंड के साथ, हाँ जी, बी किसके साथ मैच हो रहा है, बी हो रहा है फोर्थ के साथ मैच, ए किसके साथ है, फिर ऑब्वियसली थर्ड के साथ, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बहुत ही इजी था आई थिंक सो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस,
When electromagnetic radiation of wavelength 200 nanometer falls on the surface of a metal, electrons are emitted with kinetic energy 1.68 into 10 raised to the power 5 joule mole inverse. What is the minimum energy needed to remove an electron from the metal? तो बेटा क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है ये तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है तुम्हारा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये क्वेश्चन है। और इसमें एक चीज देखो आप यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो किसी को अगर ये इक्वेशन याद नहीं है तो इसको समझना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैंने आपको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया है वहां भी बताया कि मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है मेटल के सरफेस में से, तो अगर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करेगी तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जितनी मिनिमम एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है अगर उतनी मिलेगी तभी निकलेगा, उससे कम मिलेगी तो नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा मिलेगी तो भी निकल जाएगा। बट जितनी रिक्वायर्ड है, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो 10 नहीं मिलेगी तो ये नहीं निकलेगा। आपने 9 दे दी, काम नहीं चलेगा। 11 दे दी तो निकल जाएगा। बाकी किस में चेंज हो जाएगी? बाकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो आपने ई एनर्जी की लाइट इस पे फेंकी। अब उसमें हो सकता है कि आपकी सेम जितनी चाहिए थी उतनी हो सकता है ज्यादा भी हो। तो फाई क्या है? फाई वो वैल्यू है जितनी इसको चाहिए निकलने के लिए, वो एनर्जी जो इसको चाहिए उसे कहते हैं हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो ये है इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल लो, वो है इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो इसे बाहर निकलने के लिए चाहिए। बाकी जो बच गई वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की। तो इस क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और बोला है आप वर्क फंक्शन निकालो, तो उतनी एनर्जी निकालो जितनी इसे निकलने के लिए चाहिए थी। तो हम लोगों को निकालना है बेसिकली फाई। तो फाई क्या हो जाएगा? ई माइनस काइनेटिक एनर्जी, जिसमें से काइनेटिक एनर्जी हमें दी है, एनर्जी हमें निकालनी है। और इस एनर्जी को निकालने के लिए इन्होंने वेवलेंथ दे रखी है और तुम्हें पता है E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लेमडा। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34। वैसे क्वेश्चन में भी दिया होगा तुम लोगों को, वैसे भी याद होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये एनर्जी जो है ये एक फोटोन की है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर आपको जो काइनेटिक एनर्जी दी है वो दी है हमें पर मोल, तो अगर मुझे मोल के लिए निकालनी हो, एक मोल के लिए निकालनी हो तो एक की है, तो अपने पास एक मोल की कितनी हो जाएगी? इंटू Na। तो इसमें इंटू Na भी कर लेंगे। C कितना होता है भाई? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। Na is 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय लेमडा। लेमडा है तुम्हारा 300 नैनोमीटर। अब भाई ध्यान रखें, अगर हम हर चीज अगर हम एसआई यूनिट में पुट कर रहे हैं तो आपको वेवलेंथ भी एसआई में रखनी है, मीटर्स में रखनी है। अगर तो मैं फाइनल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालती तो मैं आपको बोलती, मैंने शॉर्टकट बताया, आप ये रिलेशन यूज कर लो 1240 और लैम्डा रखो नैनोमीटर में, यहां से एनर्जी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती। तुम ऐसे भी निकाल सकते थे बट फिर तुम्हें उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करना पड़ता जूल्स में, जिसके लिए मैंने तुम्हें रिलेशन भी बता रखा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल। ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे ऐसे कर लो। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं फाइनली जूल में ही पूछा होता है तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। ऐसे इस तरह से भी कर सकते हो या इससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हम लोग को ये मुझे दिख रहा है 3 3, तो ये कट गया मेरा, यहाँ पे बच गया 100। तो यहाँ पे बचेगा 10 रेज टू द पावर माइनस 7 है ना, ये 10 रेज टू द पावर 2 हो गया, ये माइनस 9, तो 10 रेज टू द पावर माइनस 7 ऊपर जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बन जाएगा 10 रेज टू द पावर 23 प्लस 10 रेज टू द पावर 7, ये बन गया तुम्हारा 10 रेज टू द पावर 30। अच्छा 8 और है उसमें ऐड कर दो, 10 रेज टू द पावर 38 बन गया। 10 रेज टू द पावर 38 माइनस 10 रेज टू द पावर 34 है, तो क्या बचेगा? 10 रेज टू द पावर 4 बचेगा लास्ट में, है ना। ये सारा कुछ मैंने ऐड करके माइनस करके क्या बचा मेरे पास? 10 रेज टू द पावर 4। 6.626 इंटू 6.022 करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली, मल्टीप्लाई करके देख लो साइड में, ये आना चाहिए तुम्हारा कुछ
39.9 के करीब। ठीक है जी। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे फाइनली एनर्जी को माइनस करना है काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि मुझे फाई निकालना है, मुझे फाई निकालना है। और मुझे जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो देख रखी है 10⁵ के पावर में। तो मैं इसको बना सकती हूँ ना 10⁵ का, ताकि मुझे माइनस करना आसान हो जाए। क्या बन जाएगा 3.99 इंटू 10⁻⁻5, सॉरी 10⁵5। तो इजी हो गया फाई निकालना। ई कितना आ गया तुम्हारा 3.99 इंटू 10⁵5। काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.68 इंटू 10⁵5। तो 10⁵5 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा 3.99 माइनस 1.68, और ये तुम्हारा कितना आएगा 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 6 तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, 2.31 इंटू 10⁵5 है जी ऐसा ऑप्शन 2.31 इंटू 10⁵5 जूल मोल इनवर्स। यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन, और मैंने बोला है बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने में भी बहुत आसान है। फिजिक्स में भी तुम लोग मेरे ख्याल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो जो कॉन्सेप्ट बार बार दो दो जगह पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन तो तुमसे इजीली होने चाहिए ना। ओके चलो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। और ये जब क्वेश्चन आते हैं ना इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट वाले, इनको ध्यान से पढ़ा करो। कई बार तुम करेक्ट ढूंढ रहे रह जाते हो और इनकरेक्ट हमको मार्क करना होता है, और कुछ अलग ही कोई ऑप्शन मार्क करके आ जाते हो, करेक्ट स्टेटमेंट को ही मार्क करके आ जाते हो, होता है कभी जल्दबाजी में ऐसा। all the 5D, all the 5D, all the 5D orbitals are different in size when compared to रिस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल्स। हाँ जी भाई, साइज में तो फर्क आएगा ना, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, इसका 5, तो साइज तो n पे डिपेंड करता है ना, जितना ज्यादा n का वैल्यू उतना ज्यादा साइज। ठीक है जी, रेडियस देख लो, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² / z है ना, जितना n बढ़ेगा उतना रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो ये बात तो सही है। All the 5 4D orbitals have shapes similar to the respective 3D orbitals। तो भाई 4D 3D के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे शेप तो सेम होगी ना, शेप तो तुम्हारी एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, शेप तुम्हारी L पे डिपेंड करती है, L दोनों के लिए सेम है, D के लिए L कितना होता है 2, शेप तो सेम ही होगी, तो ये भी सही है। In an atom, all the 5 3D orbitals are equal in energy, in energy in free state। हाँ जी, तो 3D के भाई जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, 3D के जितने भी ऑर्बिटल है dxy, dyz, dzx, dx² y² dz², है ना, ये इन सबकी एनर्जी सेम है जब तक ये स्प्लिट नहीं हुआ है। इन्होंने बोला फ्री स्टेट में कैसे हैं ये, फ्री स्टेट में तो ये सारे सेम ही लेवल पे होंगे ना, वो तो कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं भाई, जब लिगेंड आएगा रिपल्शन होगी फिर स्प्लिट होगी, फ्री स्टेट में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इन सब के लिए तो n+l वैल्यू सेम है ना, सभी डब्बों के लिए, सभी ऑर्बिटल के लिए, तो ये कैसी होती है डीजेनरेट, इनकी एनर्जी सेम होती है, तो सही बात है ये भी। Shapes of dxy, dyz and dzx orbitals are similar to each other and dx² y² and dz² are similar to each other। ऐसा तो नहीं है, तुम्हें पता ही है dx² y² की शेप ऐसी होती है, इवन dz² की ऐसी होती है, तो कहां से सिमिलैरिटी है, तो मतलब डी ऑप्शन तुम्हारा इनकरेक्ट है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If radius of second Bohr orbit of helium plus ion is 105.8 picometer, what is the radius of third Bohr orbit of Li2 plus ion? ठीक है, इजी है इसको निकालना भी। देखो तुम्हारे पास दिया हुआ है रेडियस किसका, हीलियम प्लस का, वो भी किसका, सेकेंड ऑर्बिट का। क्या फॉर्मूला होता है, ए नॉट कॉन्स्टेंट सबके लिए सेम ही होता है, n² / z², ये फॉर्मूला है। n कितना दे रखा है तुम्हें यहाँ पर, सेकेंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो जी ये कितना आ गया तुम्हारे पास, हीलियम का रेडियस, हीलियम का रेडियस आ गया तुम्हारे पास 2a0। वहीं से अगर मैं लिथियम का निकाल लूं, लिथियम का कितना आएगा, लिथियम का भी आएगा a0
कौन सी शेल दे रखी है लिथियम की? थर्ड, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3a0। अच्छा अगर मेरे को लिथियम का चाहिए, मैं रेसिप्रोकल ले लूं इनका, RLi प्लस अपॉन RHe प्लस, लिथियम का कितना है 3a0 अपॉन 2a0, a0 से a0 कैंसिल, तो 3/2 बचेगा। तो RLi प्लस हीलियम का तुम्हें दे रखा है रेडियस, कितना दे रखा है 105.8, तो ये उधर जाएगा 105.8, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 158.7 पिकोमीटर। चाहो तो डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मूले से, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट तुमको बोला है अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट on a frequency of 1368 kilohertz the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यू भी, बस आई थिंक रेडियो स्टेशन का नाम बदला होगा इन्होंने, सेम क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में बेटा, ठीक है। मेरे को कट कॉपी पेस्ट मैं भूल गई इसको करना, लेकिन तुम अपना इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी खोल के देखो, तुमको सेम वैल्यू के साथ ही क्वेश्चन मिलेगा, इतना सा भी फर्क नहीं मिलेगा। तो तुम्हें इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी के तुम जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी करो, और जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको भी अटेम्प्ट करो। देखो वैल्यू तक चेंज नहीं करी उन्होंने। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है तुमको, वेवलेंथ निकालनी है, और तुम लोग को फ्रीक्वेंसी दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट दी है जो हमें पता होती है। तो तुम्हें पता है ये रिलेशन C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी, हमें कैलकुलेट करना है तुम्हारा लैम्डा, तो लैम्डा क्या आ जाएगा C अपॉन वी। C कितना है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स, और वेवलेंथ है तुम्हारी, वेवलेंथ नहीं फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी 1368 किलो हर्ट्ज, हम हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे, इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा तुम्हारा 5 10⁻⁵, और फिर यहाँ से इसको करोगे तुम लोग सॉल्व, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इन ऑप्शंस में देखो तुम्हारे को सॉल्व करना पड़ेगा, ये प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस जो देखो तो क्लोज है, काफी क्लोज ऑप्शंस है। जब ऑप्शंस क्लोज नहीं होते हैं ना, तब हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, लेकिन जब ऑप्शंस हमारे क्लोज होते हैं तो उनको हमें बहुत ही प्रिसाइजली सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 219.3 मीटर, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो देख लिया करो कहाँ अंदाजा लेना है कहाँ नहीं लेना है। एक ये चैप्टर है जिसमें हमें थोड़ा कैलकुलेशन वो करवाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में करवाता है कैलकुलेशन, ठीक है। अब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटीशियम रिस्पेक्टिवली आर। तुमको एटॉमिक नंबर भी दे रखा है, तुम्हें मास नंबर भी दे रखा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, वहां पे भी तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है। चलो, तो तुम्हें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 71, तो ये दोनों ऑप्शन तो तुम्हारे वैसे ही रूल आउट हो गए। अच्छा जी, नंबर ऑफ, उसके बाद क्या पूछा है, न्यूट्रॉन्स पूछा है, ध्यान रहे ये मत सोच लेना इलेक्ट्रॉन्स बोले हैं, उनका ऑर्डर देखो, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स फिर इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई, मास नंबर जो दिया हुआ है माइनस तुम्हारा जो भी तुम्हारा प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूक्लियस में तुम्हें पता है प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन होता है, इसी की वजह से मास होता है। तो मास तुम्हारा है 175 और प्रोटॉन है 71, तो माइनस करो 401 104, हाँ जी, तो 104 आ गया, हाँ जी 71 104, और क्योंकि न्यूट्रल है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे 71, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इतना आसान क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 3s ऑर्बिटल, देखो नोड्स भी निकालते हो, तुम्हें पता है एंगुलर नोड्स तुम्हारे l के बराबर होते हैं, रेडियल नोड्स तुम्हारे n-l-1 के बराबर होते हैं। अब
3s है तो l 0 है, तो एंगुलर नोड तुम्हारे 0 है, रेडियल नोड तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, n कितना है 3, l 0, s n माइनस l माइनस 1 कितना है 2, तो 0 एंड 2 कहाँ है, 0 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखे एंगुलर पहले है, ये नहीं करना है कि आगे पीछे कर दिया, हो सकता था ऐसा कोई ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना होता है आंसर मार्क करते वक्त। बहुत सारे बच्चे आंसर मार्किंग में ही गलती कर देते हैं, बाद में बोलते हैं मैम हमें आता था, हमने बस ऑप्शन नहीं देखा सही से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4d 5p 5f 6p ऑर्बिटल्स को तुमने अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने तुम्हें बहुत करवा दिए, तुम्हें मैंने बोला है कि तुमने एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल, हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिकली मेंशन करेगा तो तुम बोलोगे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, अदरवाइज n प्लस एल करके सॉल्व करेंगे। अब है तुम्हारे पास 4d 5p 6p 5f, 4d के लिए n प्लस एल कितना होगा, n प्लस एल कितना होगा भाई, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 3 6 7 8 है ना, 8 हो गया तुम्हारा। L जो होता है F के लिए तुम्हारा कितना होता है 3, ठीक है जी। तो हमारे पास कितना हो गया, अब यहां से कौन कौन सा देखो, N प्लस एल सबसे ज्यादा किसका है 5F का, हाँ जी 5F का है। उसके बाद देखो 6P का है, 6P का है, मिल गया मुझे, यहाँ पे भी ऐसा ऐसा है, तो ये दो अभी तक सही चल रहा है। अब 4d 5p में क्या करेंगे, तो तुम्हें पता है दोनों का तुम्हारा n प्लस एल सेम है, तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा किसकी होगी 5p की, फिर 4d की, ठीक है, तो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन। लाइनमैन कहाँ फॉल करती है, यूवी, बामर कहाँ फॉल करती है, विजिबल, बाकी इंफ्रारेड, तो बामर सीरीज आसान, इसमें तो कुछ नहीं था है ना। अब ये क्वेश्चन फिर देखो, ये क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये अगेन तुम्हारा वही 9th-10th का क्वेश्चन। अब देख रहे हो तुम इतने इजी क्वेश्चंस है, और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से बना लिया है, नीट के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है जी। तो देख लो एटॉमिक स्ट्रक्चर में से ना वो तुम्हें इतना हार्ड नहीं पूछेगा, एक तो पहली बात है एनसीईआरटी से बाहर वो जा नहीं सकता, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हारा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूलाज याद हैं तुमको, तो फॉर्मूला लगाओगे, कैलकुलेशन करवाएगा बस इसमें तुमसे। अगर तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन आ गए, प्लैंक क्वांटम थ्योरी से आगे, बोहर रेडियस वगैरह निकालने को बोल दिया, वेलोसिटी निकालने को बोल दिया, एनर्जी निकालने को बोल दिया, फिर वेव लेंथ निकालने को बोल दिया, ठीक है, तो इन सब में तुम्हें थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और चैप्टर इतना डिफिकल्ट ये है नहीं है, तो आराम से तुम लोग यहाँ से स्कोर कर सकते हो। जिसने अभी भी नहीं करा, तुम अगर मेरा वन शॉट भी कर लोगे ना, उतना भी कर लोगे ना, तुम्हारे इसमें मार्क्स पक्का 4 नंबर दिला के जाएगा। अगर इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो 8 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। तो सब बच्चे लास्ट मोमेंट पे भी पीवाईक्यूज करके और वन शॉट से भी अपने मार्क्स पक्के कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ लिंक्ड है चैप्टर, तुम्हें पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए थे, तुम आज भी पढ़ने बैठोगे तुम्हें आज भी समझ आ जाएगा, ठीक है जी। चलो, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट X टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड D इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन X। देखो मैग्नीशियम है, X के साथ कंपाउंड बना रहा है, और वो भी आयनिक कंपाउंड बना रहा है। बचपन में सीखा था ना क्रिस क्रॉस करना, X दे रखा है 1s2 2s2 2p3, है क्या वही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी है, यहां से भी देख के बता सकते हो 3 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, क्रिस क्रॉस किया क्या बन गया Mg3x2, यही कंपाउंड बनेगा, हाँ जी, तो सी ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब रॉन्ग है तो इनमें स्टेटमेंट सबको ही पढ़ना पड़ता है एक एक करके, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0, सही बात है, एस का 0 ही होता है ना, एल वैल्यू 0 है, तो क्या होता है एल प्लस 1 अंडर रूट
H क्रॉस या H अपॉन 2 पाई, तो भाई ये जीरो, तो सारा जीरो ही होगा. An orbital is designated by 3 quantum numbers while an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers. मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जो हमारी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती थी उसके सॉल्यूशन से हमको 3 क्वांटम नंबर्स मिलते थे. ये ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए किसी भी ऑर्बिटल के अंदर उसको कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर से, लास्ट वाले से. वो उसमें से नहीं आया था, वो लास्ट में दिया था, 2 लोगों ने दिया था. वो बहुत बाद में उसकी डिस्कवरी हुई थी. जब उसकी डिस्कवरी उन्होंने किसी ने उसके बारे में बताया था तो बहुत ऑब्जेक्शन हुए थे, क्यों, कैसे, गलत है. लेकिन उससे बहुत सारी चीजें प्रूव होती थी, जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, तो उसको सही मान लिया गया था. तो ये चीज है, तुम्हारा जो ऑर्बिटल है उसके लिए 3 इनफ है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें चाहिए होता है चौथा, तो ये भी सही है. वैल्यू ऑफ m फॉर dg स्क्वायर इज 0. सही है, m कितना होता है, 0 होता है dg स्क्वायर के लिए. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम. अब एक ही ऑप्शन बचा, इसी में कुछ गड़बड़ हो सकता है. गड़बड़ तो नहीं लग रहा है इसमें. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था. जब भी मैं हर बार PYQs में इस क्वेश्चन को कराती हूँ तो बेटा गड़बड़ इस ऑप्शन में होती है. और मेरे ख्याल से ये एक, अब तो मुझे इतना टाइम हो गया ना ये क्वेश्चन करवाते हुए कि मुझे क्वेश्चंस में गड़बड़ भी हो तो मुझे पता चल जाती है. क्योंकि जब हम क्वेश्चन टाइप होने के लिए देते हैं तो क्या होता है कि जब टाइप करते हैं लोग क्वेश्चंस तो उनको लगता है कि कट कॉपी पेस्ट करना है. अच्छा, पैरेलल स्पिन बनाई है तो इधर भी सेम रख देते हैं. वो ये डिफरेंस नहीं समझ पाते कि अगर आपने ऐसे उल्टा कर दिया, उसको सीधा कर दिया, तो बहुत हमारे में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. लेकिन उनके लिए इजी होता है तो वो ऐसे कर देते हैं. ठीक है, तो एक्चुअल में ये उन्हें लगता है एक ही तो बात है, ऐसे बनाया ऐसे बनाया. लेकिन हमें पता है केमिस्ट्री के लोगों को इतना सा भी ऐसे ऐसे कर दिया तो फिर हमारा क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो गया. चलो, एनीवे ये क्वेश्चन ऐसे है. तो देखो, ऐसे होता तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट थी, फिर तो पूरे क्वेश्चन में कोई इनकरेक्ट ही नहीं थी. लेकिन इसमें ऐसा ही ये क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, इस तरह से एक स्पिन दी गई थी इस क्वेश्चन में. अब देखो बेटा, 1s2 2s2 2p 3, तो तुम्हें पता है कि पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं विद पैरेलल स्पिन, है ना. हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी को वॉयलेट कर देंगे अगर हम एक ऐसे बना देंगे, क्योंकि इससे स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम नहीं आएगी, है ना. ये तो कैंसिल हो गई, ये तो कैंसिल हो गई आपस में, बची क्या, हाफ. तो 2s प्लस 1, s कितना है, हाफ, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2. लेकिन यहाँ पे तुम्हारी स्पिन, यहाँ पे इसकी अगर तुम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो तो कितनी आ जाएगी, 2, और ये कैंसिल हो गया तो इसकी कितनी है, हाफ प्लस 1, तो कितनी, 2. जबकि यहाँ देखो तो इसकी कितनी है, हाफ हाफ हाफ, तो ये तुम्हारा 3/2 प्लस 1, तो यहाँ कितनी है, 4. तो हम चाहते हैं कि हमारी मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी आए. वो कब आती है, जब हम एक डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को पहले अनपेयर करते हैं. ऐसा नहीं करते कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों भर दिए. हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं और विद पैरेलल स्पिन. यही तो हुन्स रूल बोलता है. तो यहाँ तुम्हारा हुन्स रूल वॉयलेट हो रहा है, तुम्हारा हुन्स रूल वॉयलेट हो रहा है. तो ये तुम्हारा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है और हमारा सही है. ठीक है, हमारा सही है. नेक्स्ट देखो जी, फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, फिर से तुमको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है. द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल is less than the energy of 2b orbital in case of hydrogen like atoms. मैं तुम्हें जब से क्वेश्चन करा रही हूँ एनर्जी के ऑर्डर के, तब से तुम्हें बता रही हूँ कि जब हाइड्रोजन एटम मेंशन कर दिया है तो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. अच्छा, 2s और 2p के लिए जब n वैल्यू सेम है तो उनकी एनर्जी भी सेम होगी ना. n प्लस एल डिफरेंट है, लेकिन हाइड्रोजन में जो एनर्जी होती है वो n पे डिपेंड करती है. दोनों की n सेम तो दोनों की एनर्जी सेम. तो पहली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई, पहली रॉन्ग हो गई, है ना जी. तो मतलब यही होगी. पर चलो शगुन के लिए बाकियों को भी पढ़ ही लो. डी ब्रॉय वेवलेंथ h upon mv, डेल्टा इज इक्वल टू इंटू डेल्टा टी h upon 4 पाई. ये रिलेशन भी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा है. Half-filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement. तो ये सारी statements सही है.
टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर हमें n गिवन है और फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालनी है तो तुम्हें सिखाया था n स्क्वायर कर दो, 4 स्क्वायर कर दो, 16 आ जाएगी, इसके लिए 16 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल ऐसे करना है तुमको। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया ना, डी ऑप्शन करेक्ट। Which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? Along the axis बेटा किस में होती है? dz square dx square y square में होती है, बाकियों की तो in between the axis होती है, जैसे dxy dyz। तुम्हारा dx square y square में देखो एक्सिस पे है ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी एक्सिस पे ही होगी ना, तो जी तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ठीक है, चलो अब है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल विच इज n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन जो था ना, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं, और जब भी पेपर हुआ था तो मैक्सिमम बच्चों ने गलत भी करा था। तुम्हें लग रहा है इतना सिंपल क्वेश्चन उसमें गलती, अभी तुम भी करोगे। तुम भी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा आंसर क्या है, तुम भी, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गलत आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n कितना है 3, l कितना है p। 3p तो ये होता है। अब मैं बोलूं कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल, आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे मैम 6, पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, उसने ऑर्बिटल पूछा है, ये पूरा जो p है ये तो सब शेल है ना, ये तो मेरा क्या है, सब शेल है। शेल तुम्हारी तीसरी शेल है, 3p, p जो है यहाँ पे तुम्हारा सब शेल है, और ये जो एक डब्बा है ये ऑर्बिटल है, ये px py pz ये क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। तो वो कह रहा है ऑर्बिटल में कितने फिट कर पाएगा भाई, एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा तो नहीं फिट हो सकते। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम आपने ऐसे फिल कर दिया, सोचो ये सारे ऐसे 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 फिल है, तो एक डब्बे में मैक्सिमम दो ही फिल हो सकते हैं ना, तो आंसर विल बी 2। जो 6 सोच रहे हैं ना, शेल और ऑर्बिटल जरूर पढ़ लेना, हो सकता है इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आए और बहुत सारे बच्चे गलत करके आए, तो इससे पहले तुम ये ध्यान दे दो कि उसने सब शेल में पूछा है, शेल में पूछा है, ऑर्बिटल में पूछा है। ऑर्बिटल में कभी भी दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इतनी बातें क्लियर सबको? occupying the same orbitals are distinguished by। इलेक्ट्रॉन्स को कौन से क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? स्पिन, प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, एजिमुथल। तो हमें पता है कि स्पिन, अब देखो जैसे 2s में अगर इलेक्ट्रॉन्स है, 2s में इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, तो अगर मैं बोलूं n कितना है, इसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n कितना होगा, 2 ही होगा। l पूछो तुमसे कितना होगा, तुम बोलोगे मैम s है, दोनों के लिए ही l 0 होगा। अगर मैं बोलूं ml तो तुम बोलोगे मैम l पे डिपेंड करेगा, दोनों के लिए ही 0 0 होगा। मैं बोलूं अगर स्पिन, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर, तो बोलोगे मैम एक अप है एक डाउन है, तो एक के लिए प्लस हाफ, एक के लिए माइनस हाफ। तो बाकी के सारे क्वांटम नंबर बेटा सेम है इनके लिए, लेकिन सिर्फ इनको कौन डिफरेंशिएट कर रहा है, हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। इसीलिए हम एक ऑर्बिटल में अगर एक की स्पिन अप रख रहे हैं तो दूसरे की हम डाउन रखते हैं। एक ऑर्बिटल में कभी भी तुम ऐसे नहीं रखते हो दोनों को सेम स्पिन के साथ, तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करता है। ये चीज हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में भी पढ़ी थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। Now, what is the correct order of increasing energy of the listed orbitals in the atom of टाइटेनियम? टाइटेनियम में बोल दिया। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है बट कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, एनर्जी का ऑर्डर टाइटेनियम के लिए पूछ लिया है, तो टाइटेनियम में इन्होंने 3s दिया है, 3p दिया है, 4s दिया है, 3d दिया है, सबके लिए। इसके लिए n+l 4, 3s था ना ये मैंने, इसके लिए n+l की वैल्यू 3, इसके लिए 4, इसके लिए 4, इसके लिए 5, तो ऑर्डर क्या होगा, यही होगा। इनके लिए सेम है तो n जिसका बड़ा उसकी वैल्यू ज्यादा,
तो ये 3D फिर 4S फिर 3P फिर 3S, तो पहला ही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा। ध्यान रहे अब ये वाले क्वेश्चन तुमने देखा मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो और इतना इजी कॉन्सेप्ट है, हर कोई कर सकता है। जो तुम्हें बोलते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, तो तुम्हारे सामने होते हैं बेटा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज तुम्हारे सामने होते हैं कि तुमने खुद लेवल पेपर का देख रखा है। ये बस ये होता है कि पेपर आसान होता है, लेकिन बच्चे पढ़ने को, मैं समझती हूँ तुम लोगों के पास बहुत सारा कंटेंट होता है, तुमको फिजिक्स भी पढ़नी होती है, तुमको बायो भी पढ़नी होती है, तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, इसीलिए तुम्हें हार्ड लगता है। इसीलिए जो बच्चा बहुत कंसिस्टेंटली मेहनत करता है, जब टीचर पढ़ाता है सेम टाइम पे रिवाइज करता है चीजें, अपने टाइम टेबल में शुरू से ही चीजें बहुत अच्छे से रखता है, उसके लिए फिर इजी हो जाती हैं चीजें। और हम शुरू में क्या करते हैं, नए नए फ्रेंड्स बने, थोड़ी बहुत गप्पे मारी, इधर उधर गए, फिर बाद में हमें लगने लग जाता है पेपर बहुत हार्ड आता है। तो अभी भी तुम्हारा कुछ टाइम जो भी है अपना बेस्ट दे सकते हो, ऐसा नहीं है तुम एक बार ही ढंग से चैप्टर्स को पढ़ लोगे, ऐसा भी नहीं है तुम जीरो लेवल पे होगे। अभी कुछ तो तुमको चैप्टर्स अच्छे से आते होंगे, अब जो नहीं आते तुम अभी भी उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं हो जाना कि मैंने शुरू से नहीं पढ़ा तो मुझसे नहीं होगा, तुम अभी भी शुरू कर सकते हो। The angular momentum of electron in d orbital is equal to, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हो, d के लिए l का वैल्यू कितना होता है, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, एंगुलर मोमेंटम l, l प्लस 1, और हम क्या लिख सकते हैं h अपॉन 2 पाई या h क्रॉस, यहाँ पे तुम्हें h के टर्म्स में दिया है तो ऐसे लिख दो, तो l 2, 2 प्लस 1 h क्रॉस, 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6, तो अंडर रूट 6 h क्रॉस, तो सी ऑप्शन तुम्हारा सही है, सी ऑप्शन सही है। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी है, स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा देखो अब क्या है तुम्हारा, नॉर्मल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का क्वेश्चन है, क्या बोलता है वो, E इज इक्वल टू एच न्यू, और तुम्हें पता है न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि तुमको इसने लैम्डा दिया तो यही एक्सप्रेशन यूज करोगे तुम, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी देता तो ऊपर वाला करते, एच दिया है तुम्हें 6.63। देखो हमें सबको याद होती है प्लैंक्स क्वांटम की वैल्यू, लेकिन जो उसने दी होती है वही यूज किया करो, उसका कुछ मतलब होता है कि क्या पता वो वाली वैल्यू यूज करके तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो इजी होता हो। अगर वो कहता है 6 है तो 6 लो, अगर नहीं दे रखी है फिर हम अपने मन से लेंगे, लेकिन उसने अगर दे रखी है तो वही वैल्यू लिया करो। 10 रेज टू द पावर -34 स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है, तुम्हें याद भी होनी चाहिए, इसमें कोई चेंजेस वो करते नहीं है, बट स्टिल हमें याद तो होनी चाहिए, सबको याद होगी मेरे ख्याल, फिजिक्स में भी बहुत यूज करते हो। वेवलेंथ क्या दिया है 45 नैनोमीटर, लेकिन मैं मीटर्स में रखूंगी, आंसर मुझे जूल्स में चाहिए भाई, ठीक है। और बाकी सारी वैल्यूज जब तुम अपनी एसआई यूनिट में रख रहे हो तो फिर वेवलेंथ नैनोमीटर में नहीं रख सकते हो। अच्छा 10 रेज टू दी पावर -9 ऊपर जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा ये, 8 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा 17, 17 -34, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 10 रेज टू दी पावर -17 बन जाएगा। यहाँ से देखो 3 1 जा 3, 3 15, 15 3 जा 45 है ना, तो ये 45 की कोई और कलर यूज करती हूँ। इसको मैं कैसे लिख लूँ, मेरे पास अब बचा क्या, ये चीज आ गई है, अब तुम देखो ये बचा है, इसका डेसिमल हटा दूं 663, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 100 इंटू 15 ऐसे लिख दूं। अच्छा 15 से जाके देखो ये 15 4 जार 60, 6 बच गया, तो फिर हमारा ऊपर 3 भी है तो फिर से 63 बच गया। अब 3 तो हमें क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल 0, और तुम्हारा 15 2 जार 30, तो 44.2, तो ये क्या आ गया तुम्हारा यहाँ से 0.442 इंटू 10 रेज टू द पावर -17, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4.42 इंटू 10 रेज टू द पावर -18, ठीक है। कौन सा आंसर है, सी आंसर, इजी है ना, ठीक है। तो अपना इस तरह से कर लिया करो, जो वैल्यूज दी हो उन्हीं को रखा करो।
what is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers? क्या क्वांटम नंबर्स है? n है 3, l है 1, तो 3p, m है -1, ठीक है जी। अच्छा p अब क्या है तुम्हारा? n3 है, l तुम्हारा 1 है, तो m की टोटल वैल्यूज क्या होती है? 2l + 1 है ना। 3 मतलब 3p में px होगा, py होगा, pz होगा। उसने m स्पेसिफाई किया -1, तो तुम्हें पता है -1 -1 0 + 1, ठीक है। अब pz तो तुम्हारा, pz के लिए तो ml तो 0 ही होता है, लेकिन px py में कोई कंपटीशन नहीं है, -1 + 1 कुछ भी हो सकता है इनके लिए, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय, अगर मैंने इसको px को मान लिया है -1, तो वो स्पेसिफिकली तुमसे px की बात कर रहा है। अगर py को मानती -1, तो py की स्पेसिफिकली वो उसकी बात कर रहा है। तो उस एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, वही पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, बट इस बार उसने ऑर्बिटल ना लिख के तुम्हें यहाँ पर m का वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया। उसने बेटा ऑर्बिटल ना लिख के उसने कुछ नहीं बोला कि कितने किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसने m को भी स्पेसिफाई कर दिया कि बताओ m-1 एक ही होगा ना, m-1 -1 0 + 1 है ना। 3p में तुम्हें पता है कितने m आएंगे, कितनी ऑर्बिटल आती है? 3, उसमें से -1 तो एक ही होगी ना, तो वो चाहता है कि एक ऑर्बिटल के तुम इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो मैक्सिमम कितने आएंगे? 2 आएंगे। सबशेल पूछता तो आंसर 6 होता, ऑर्बिटल पूछा है तो हमेशा 2 होगा, या ml का वैल्यू स्पेसिफाई कर देगा तो भी वो तुमसे हो सकता है कि वो ml की 2 वैल्यूज दे देता, फिर 4 लिखना पड़ता। तो तुम्हें ये चीजें ध्यान से देखनी पड़ेगी, जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट है तुम्हारा वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 into 10 raised to the power -34 joule second. Speed of light is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. What is the value? What value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with a frequency of 6 into 10 raised to the power 15 second inverse? ठीक है जी, क्या निकालना है हम लोगों को यहाँ पे? Which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency, मतलब wavelength हमको निकालनी है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? wavelength निकालनी है, ठीक है। तुम्हें फॉर्मूला पता है, ऐसे कितने टाइप के क्वेश्चन अभी हमने करे। एक बार इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करो, पॉज करो इस वीडियो को और ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो कैसे करना है। हम लोगों को यहाँ पर ये सब दे रखा है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट ये सब कुछ दे रखा है, लेकिन हमको निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है लैम्डा। हमें एक रिलेशन पता है, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेवलेंथ, क्योंकि और कोई चीजें यहाँ पर दे नहीं रखी हम लोग को, तो इसी रिलेशन से हम निकालेंगे यहाँ पर। तो लैम्डा क्या आ जाएगा? c अपॉन फ्रीक्वेंसी। c कितना है तुम्हारा पता ही है तुम्हें, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और न्यू कितना है? न्यू इज 6 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। यहां से देख लो मीटर में आंसर आएगा, मीटर में आंसर आएगा। हमें किस में चेंज करना है? हमें मीटर में आंसर है, हमें चेंज करना पड़ेगा उसको नैनोमीटर में, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है वेवलेंथ इन नैनोमीटर। चलो तो यहां से क्या आ जाएगा? 3 2 1/2 0.5, तो 5/10 कर दूं तो 10⁻16 बन जाएगा। ऊपर जाएगा 16 - 8 कितना हो जाएगा? 8 बचेगा अपना और माइनस का, तो 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर्स। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, नैनोमीटर है। नैनोमीटर में कैसे चेंज करेंगे? 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻9, तो ये ऊपर जाएगा प्लस का बनेगा, तो ये आ जाएगा 50 नैनोमीटर। 50 नैनोमीटर, ठीक है। 50 नैनोमीटर देखो, हाँ सी ऑप्शन है तुम्हारा 50 नैनोमीटर। हो गया, डन। अब नेक्स्ट, based on equation E is equal to 2.178 into 10⁻18 joule,
z² upon n square, certain conclusions are written, which of them is not correct? Not correct बताना है हमको. The negative sign in equation simply means, ये जो हम एनर्जी में नेगेटिव साइन लगाते हैं, इसका तो मैं लिखवाते भी है सिग्निफिकेंस अलग से, इस नेगेटिव का मतलब क्या होता है. तो देखो हर स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है. The negative sign in equation simply means that the energy of electron bound to the nucleus is lower than it would be if the electron were at the infinite distance from the nucleus. बेटा कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है, अगर वो न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं है, उसकी एनर्जी हम जीरो मानते हैं. और जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एटम में है, न्यूक्लियस से बाउंडेड है, वो उसके कंपैरिजन में स्टेबल होता है. एक फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता है. जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड स्टेट में है, वो उससे ज्यादा स्टेबल होता है. तो जब हम उस इनफाइनाइट पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी को जीरो मान रहे हैं, तो इसीलिए हम इसकी एनर्जी कम कम लेने के लिए माइनस साइन लगाते हैं. ये माइनस साइन ये बताता है कि ये इससे ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, माइनस साइन हमें ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल है यहाँ पर. तो तुम्हारे पास अगर मैं बात करूं, नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मींस दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस इज लोअर, की एनर्जी उसकी कम है, सिर्फ ये चीज बताता है. तो ये स्टेटमेंट सही है. लार्जर द वैल्यू ऑफ n, लार्जर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. हाँ जी, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² by z. जितना ज्यादा n का वैल्यू, जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगी रेडियस भी बढ़ेगा, ये बात भी सही है. Equation can be used to calculate the change in energy when electron changes orbit. हाँ, इससे हम निकाल सकते हैं change in energy. एनर्जी का ये जो हमें फॉर्मूला दे रखा है. For n is equal to 1, the electron has more negative energy than it does for n is equal to 6, which means that the electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit. अब इस चीज को ये जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमारा मतलब है जितना माइनस साइन क्या बता रहा है, स्टेबल बता रहा है ना, कितना इलेक्ट्रॉन की, हमारा जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम है, वो ज्यादा स्टेबल है. तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जितनी ज्यादा माइनस वैल्यू है जिसकी, जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट की, ये कह रहा है लोअर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है n इज इक्वल टू 1, मतलब E1 जो हमारी सबसे पहली शेल होती है, जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होती है, ये कह रहा है उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो ज्यादा नेगेटिव है. ज्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि वो लूजली बाउंड है. ये तो मतलब नहीं होगा ना, न्यूक्लियस के जो सबसे पास में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस प्रोटॉन का, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे न्यूक्लियस का उसी पे होगा, सबसे ज्यादा टाइटली वो उसी को पकड़ के रखेगा. जो सबसे लोअर शेल पे होगा n इज इक्वल टू 1 वाला, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा. तो वो लूजली बाउंड तो नहीं हो सकता. लूजली बाउंड कौन सा होगा, हमारा जैसे जैसे हम n बढ़ाते जाएंगे वो लूजली बाउंड होते जाएंगे. वो इलेक्ट्रॉन जितना हायर वैल्यू होगा n का, उतना वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा हमारे न्यूक्लियस से. तो इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ही गलत है. तो हमसे इस क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा था, डी ऑप्शन जो है वो तुम्हारा नॉट करेक्ट है. ठीक है बेटा, आई होप तुम्हें PYQ सेशन में मजा आया होगा. जितने भी हमने क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किए, आई वॉन्ट एवरीबडी कि आप प्रैक्टिस करो. ऐसा नहीं होता कि मैम के साथ PYQs किए, मैम के साथ PYQs कर लिए, हमें आ गए, ऐसा लगता है बेटा. जब हम अपने हाथ से करते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि अभी भी हमें चीजें नहीं आई हैं. मैं ये नहीं बोलती कि मैंने आपको पढ़ाया और आप एकदम से वैसे ही कर लोगे, ऐसा नहीं होता है. टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चों को समझ भी आ जाती है चीजें, लेकिन आप फिर भी अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके साइड से प्रैक्टिस में कमी कहीं ना कहीं रह जाती है. जो बच्चा ये चीज मान लेता है ना और खुद बहुत मेहनत करता है, फिर तभी आप सिलेक्शन के ज्यादा करीब जाते हो. मैंने PYQs डिस्कस किए, हो सकता है आपको मजा आया हो, आपको समझ में सारी चीजें आई हो, बट आप अगर सिर्फ एक बार PYQs करोगे ना, एक बार करने से काम नहीं आता. एक बार करोगे नहीं, तुम्हें चीजें आएंगी. तुम्हें PYQs को भी बार बार प्रैक्टिस, जैसे NCERT बार बार रीड करते हैं, PYQ भी सिर्फ एक बार करने की चीज नहीं है, बार बार करने की चीज है. तो प्रैक्टिस करो, और बाकी और PYQs के सेशन में आप लोगों के लिए लेके आऊंगी. हम सारे PYQs कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन.